राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे
कि किस तरह से जो दौर है, इस दौर में क्या कुछ खास हो रहा है और किस तरह से महाराष्ट्र में खास तौर पर जो विधायकों की योग्यता वाला मामला था जिसमें कि सुनवाई चल रही थी, उसमें बड़ा फैसला आना है महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर का। आज शाम तक ये फैसला आ सकता है। तो क्या कुछ हलचल है महाराष्ट्र में, क्या कुछ इसका असर हो सकता है और दोनों गुट किस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके बाद आज की जो खास चर्चा होगी वो इस मुद्दे पर कि क्या विपक्ष में राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, वहाँ के समारोह में जाने को लेकर बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति है क्या। अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और ये बयान का सिलसिला लगातार चल ही रहा है। कोई निमंत्रण ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई निमंत्रण लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि नहीं जाएंगे। इस पर करेंगे चर्चा और इसके बाद बात करेंगे कि मालदीव के जो 3 मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बहुत किरकिरी हुई है, बड़े दबाव पड़े हैं मालदीव पर। मालदीव सरकार एक तरह से घुटनों पर नजर आ रही है। भारत को देश विदेश से साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अलग राग अलाप रहे हैं और इस घड़ी में भी देश और देश के प्रधानमंत्री का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उठ रहे हैं सवाल। और इसके बाद बात यह भी कि ईडी ने नौकरी के बदले जमीन, जो रेलवे में घोटाले का मामला था, उस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। तो इसमें लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इसी मुद्दे पर 2017 में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था, लेकिन आज चुप है। तो उठ रहे हैं सवाल, करेंगे इन सभी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 25 साल भारत का अमृतकाल। भारत का परिश्रम दुनिया को बना रहा है अधिक सुरक्षित और समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में शीर्ष उद्योगपतियों से करने वाले हैं मुलाकात। शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक। महाराष्ट्र की सियासत में आज अहम दिन। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर लेने वाले हैं फैसला। फैसले पर टिका है शिंदे सरकार का भविष्य। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांत के आधार पर फैसला लेने की कही बात। अयोध्या में भाजपा के नेताओं की बैठक जारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह समेत सभी कार्यक्रमों के अंतिम रूप पर हो रही है चर्चा। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव की तैयारियों समेत कई और मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो वहीं इधर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने मामले में दाखिल की हैं चार्जशीट। 16 जनवरी को होने वाली है सुनवाई, लेकिन नीतीश की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। और मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मालदीव सरकार की चौतरफा किरकिरी। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे और सोशल मीडिया पर पोस्ट तस्वीरों पर की थी अभद्र टिप्पणी। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल की। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर आज 16 विधायकों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। ये क्योंकि उनकी योग्यता का सवाल है कि ये जो 16 विधायक जो शिवसेना से टूट कर आए थे एकनाथ शिंदे के साथ, उनके भविष्य के बारे में यह फैसला हो सकता है। तो शिंदे सेना और उद्धव सेना में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस बीच इस फैसले को लेकर जो राजनीतिक पारा है वो काफी तेज हो गया है। दल बदल के खिलाफ अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर को ये फैसला लेना है। उद्धव गुट ने शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग की थी
और उधर विधायक दल के नेता की हैसियत से शिंदे ने भी उद्धव गुट के सभी विधायकों के खिलाफ याचिका दे दी थी। तो जाहिर है कि आज दोनों में से कोई एक गुट तो अयोग्य होगा। उद्धव गुट इस बीच में फिक्सिंग का आरोप भी लगा रहा है। कह रहा है कि देखिए फैसला तो मेरे पक्ष में, हमारे पक्ष में आएगा ही नहीं। पहले से ही लगता है कि उद्धव गुट तैयारी कर रहा है और उद्धव गुट इसे अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक फैसला मानता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पर आगे बहुत कुछ टिका हुआ है महाराष्ट्र सरकार की स्थिति को लेकर के। और यदि शिंदे गुट की जीत होती है तो पूरी महाविकास आघाड़ी पर इसका प्रभाव पड़ना तो लाजमी है, क्योंकि फिर शिवसेना की जो ताकत है वो कम तो हुई है, उस पर मुहर लग जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही नाम और निशान की मान्यता पहले से दे रखी है, तो लग तो रहा है कि उनका केस मजबूत है, तभी तो चुनाव आयोग ने दिया है। खैर फैसला जो भी हो, लेकिन दोनों ही गुटों के लिए फैसले के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी खुला हुआ है। वो इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, अदालती लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा लग भी रहा है कि उद्धव सेना ने आगे अदालती लड़ाई के लिए भी तैयारी पहले से ही कर रखी है। तो विधायकों की अयोग्यता वाला जो मामला है, इसको लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि विधानसभा स्पीकर पीठासीन पद पर बैठे हैं, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर आरोपियों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग करार दे दिया। प्रधानमंत्री आएंगे अब महाराष्ट्र में कल या परसों, क्या उनको मालूम नहीं आज फैसला होने वाला है सरकार का? क्या उनको इतना आत्मविश्वास है कि फैसला उनके फेवर में आएगा और सरकार यही रहेगी? इसलिए मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र में। तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक इस मामले में सिर्फ मैच फिक्सिंग चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारे पास तो बहुमत है और परिणाम योग्यता पर होना चाहिए। हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। कि हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है? क्या आज शाम में कुछ बड़ा हो सकता है? चलते हैं सीधे मुंबई अपने संवाददाता शिशिर शेलार के पास। शिशिर, सवाल आपसे यही कि किस समय ये फैसला आने वाला है, क्योंकि देखिए हलचल तो काफ़ी तेज़ है और ऐसा लगता है कि दोनों गुट ना पहले से अपनी फील्डिंग टाइट कर रहे हैं। ठीक है, कब तक ये फैसला आ सकता है शिशिर, और क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल 3 बज चुके हैं। हालांकि जो इस वक्त हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 4 बजे जो है जो फैसला है उसकी जो है सुनवाई, जो आज फैसला होगा उसका जो है आज ये करेंगे राहुल नार्वेकर अध्यक्ष विधानसभा के, उनके द्वारा, और उसके बाद ये जो है फैसला आज ही सुनाया जा सकता है। तो ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया चली है इस फैसले को लेकर। जिस प्रकार से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है वो ले सकेंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जो है एक सुनवाई इसके ऊपर शुरू की थी। कई महीनों तक ये सुनवाई चली थी। पिछली बार हमने देखा कि दिसंबर तक हालांकि एक डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद कहा गया कि 10 जनवरी तक ये फैसला सुनाना है। तो ऐसे में जो विधायक है जिन पर ये जो है केस किया गया है अपात्रता का, उनको जो कहना है उसकी भी सुनवाई की गई है। साथ ही साथ दोनों खेमे से, मतलब शिंदे गुट से भी और बात करें उद्धव ठाकरे गुट से भी जो विधायक है उनको जो है उनकी सुनवाई जो है की गई है। उनको जो कहना था वो बयान उनका रिकॉर्ड किया गया और उसके आधार पर जो है आज ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला लेने से पहले हमने जिस प्रकार से देखा कि इस वक्त काफी बयानबाजी दोनों ओर से चल रही है। एक तरफ अगर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हार चुके हैं। इस प्रकार से उनके बयान सामने आ रहे हैं। उनके नेताओं के बयान हमने आज सुबह से देखे, फिर चाहे वो संजय राउत उनके प्रवक्ता हो या फिर वैभव नायक उनके जो विधायक है कोंकण से, उनका अभी कुछ ही मिनटों पहले जो है बयान आया था। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा लग रहा है कि हम ये लड़ाई हार चुके हैं। खासतौर पर आरोप उन्होंने हालांकि अगर देखा जाए तो अध्यक्ष पर भी लगाए थे। अध्यक्ष पर यह कहा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राहुल नार्वेकर जो है मुख्यमंत्री से मिले, ये कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है।
क्योंकि उद्धव ठाकरे के अगर देखा जाए, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुख्यमंत्री आरोपी है और एक आरोपी जज को कैसे मिल सकता है, जज एक आरोपी को कैसे मिल सकता है, ये उनका कहना था। हालांकि उस पर कड़ा ऐतराज जताया है राहुल नार्वेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखिए मैं एक अध्यक्ष जरूर लेकिन विधायक भी, और साथ ही साथ अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री के साथ कई ऐसे विधायक काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, तो ऐसे में एक ही चश्मे से देखना इसको ठीक नहीं होगा। ये कड़ा ऐतराज जो है अध्यक्ष ने इस बात पर किया था। दूसरी ओर शेषर, एक बात मुझे बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए चुनाव आयोग का फैसला तो शिंदे गुट के पक्ष में आया था, ये हम सब ने देखा है, कहीं ऐसा उद्धव गुट को तो नहीं लग रहा कि देखिए फैसला तो इनके पक्ष में आना ही है, इसलिए आगे की तैयारी करो, अदालत की लड़ाई की तैयारी करो, सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये पहले से वो तैयारी कर रहे हैं क्या? जिस प्रकार से उनके बयान है, हालांकि ये दर्शाता है क्योंकि मानसिकता ये हो चुकी है शायद कि हम ये हारने वाले हैं, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हम कल की बात करें तो कल स्वयं उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जिस प्रकार से उनका सुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जो बयान उन्होंने किए, उससे तो यही लग रहा है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई वो हार चुके हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के तौर पर अगर देखा जाए, राहुल नार्वेकर ने स्पष्ट कर दिया था, उनके तभी ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा था, देखिए न्यायपालिका में और साथ ही साथ जो संविधान में लिखा होगा उसी के तर्क पर जो है निर्णय लिया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में कोई जल्दबाजी में अलग अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहा है, तो ऐसे में कई सारे राजकीय पंडित है महाराष्ट्र के, उनका ये कहना है कि शायद उद्धव ठाकरे इस वक्त जो है तलवार ने रख दी है, ऐसा तलवार म्यान कर दी है, ऐसा लग रहा है उनके बयानों से और साथ ही साथ उनके साथ जो विधायक है उनके बयानों से। लेकिन अब असली लड़ाई आगे है कि किस प्रकार से आगे इस फैसले के बाद लड़ाई जप के क्या दोनों में अगर किसी भी एक खेमे की तरफ ये निर्णय आता है तो दूसरा खेमा क्या करेगा, ये भी देखना होगा। आपने सही फरमाया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक विकल्प जरूर मौजूद है, लेकिन ऐसे में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इससे पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो स्पीकर है वो इस पर सबसे पहला जो है निर्णय ले। हालांकि बात है कि जो स्पीकर का निर्णय होगा, अगर दोनों पक्षों में अगर वो मंजूर नहीं होगा तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक फिर से विकल्प जो है जाहिर सी बात है खुला होगा। रखिए आप नजर रखिए, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि करीब 1 घंटे में ये फैसला आ सकता है, तो फिर आपसे ताज़ा तरीन जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अभी वक्त है फिलहाल आगे बढ़ने का, और आगे जो हम बढ़ेंगे तो इसमें ख़ास तौर पर आज की जो ख़ास चर्चा है उस पर हम बात करने वाले हैं। और आज की ख़ास चर्चा इस बारे में है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, निमंत्रण तो सबको जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ बहुत सारे विपक्षी नेताओं और दलों के मन में संशय है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, पूरी दुनिया में उत्सुकता है, लेकिन विपक्ष में संशय की स्थिति बरकरार है, बदस्तूर जारी है। लगातार कंफ्यूज लग रहे हैं विपक्ष के नेता। बयान आया है टीएमसी नेता ममता बनर्जी का, वो कहती हैं ये तो गिमिक है और नौटंकी भी बता रही हैं इसको। कहा वो ऐसे त्यौहार में नहीं जाती जिसमें सबकी भागीदारी ना हो। लेकिन ममता बनर्जी को हम सभी जानते हैं, ममता अकेली नहीं है जो सेक्युलर बनकर हिंदू आस्था को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आप ममता बनर्जी की ही पहले बात कर लीजिए तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी के उत्सव पर पथराव के समर्थन में ममता बनर्जी कैसा तर्क दे रही थी, सबको याद ही है। बिल्कुल अलग होता है उनका तर्क, बिल्कुल अलग रवैया होता है ममता बनर्जी का उस समय। तो प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी के बीच पक्ष विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। अच्छी बात है, सभी को ये निमंत्रण दी गई है। तो सपा नेता अखिलेश यादव ने निमंत्रण लेने से मना कर दिया, और कुछ और नेताओं ने भी जाने से मना किया हुआ है कि हम नहीं जाएंगे इस समारोह में। अखिलेश यादव का बयान तो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा वो किसी अरे गहरे से निमंत्रण नहीं लेते, जबकि पहले क्या कहते थे कि निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। अब कह रहे हैं अरे गहरे से निमंत्रण नहीं लूँगा। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयानों को याद कीजिए, वो तो अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने को सही फैसला मानते हैं। उनका मानना है कि जो कार सेवक थे वो तो अराजक लोग थे, इसलिए अच्छा किया गोली मार दी गई। इससे पहले हिंदू धर्म और रामचरितमानस को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित टिप्पणी कर ही चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लगातार कर ही रहे हैं। तो शायद सेक्युलर सियासत में सनातन पर भद्दी टिप्पणी करना सेक्युलर पार्टियों की हैसियत को ऊंचा करता है, ऐसा लग रहा है। तभी तो ऐसी लगातार टिप्पणी आती है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं कि हाँ आया तो है निमंत्रण लेकिन जाएंगे नहीं।
और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात कर लीजिए। मोहब्बत की दुकान की बात करती है, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस कंफ्यूज है, सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक स्थिति साफ नहीं की है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इंडी गठबंधन के मुस्लिम लीग का तो दावा है कि धर्मनिरपेक्ष दलों के लोग राम मंदिर के भव्य आयोजन में शामिल नहीं होंगे। तो इस बयान ने भी लगता है एक बंधन डाल दिया है कई दलों के ऊपर और नेताओं के ऊपर। यानी केरल में मुस्लिम लीग का सपोर्ट पार्टी को महत्वपूर्ण दिखता है। इसी आधार पर फैसला ले रहे हैं कई पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सीपीएम हो और भी सपा हो। बिहार में आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तो हिंदू धर्म से लगातार दिक्कत है और लगातार बयान पर बयान देते ही रहते हैं। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं। मंत्री जी को मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाता है, ये वो कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें सबसे बेकार रामचरितमानस ही लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि वोट की सियासत में फंसी हुई सेक्युलर नेताओं को रास्ता शायद दिख नहीं रहा है कि किधर जाएं, क्या रुख लें, समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटक में अलग फैसला लेती है कांग्रेस सरकार। वहां पर 33,000 सरकारी कब्जे वाले मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजा का आयोजन रख रखा है। तो वहां धार्मिकता दिखा रहे हैं। वजह यह है कि मंदिरों से कर्नाटक सरकार हर साल 200 करोड़ रुपए राजस्व पाती है और लोग शासन की दखल से मंदिरों की मुक्ति चाह रहे हैं वहां पर। ये दौर दरअसल विकास के साथ विरासत को भी संभालने वाला है। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की काया पलट हो गई है। आसपास के इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है। रामराज की अवधारणा से विकसित अयोध्या और आसपास लाखों लोगों के रोजगार की गारंटी देती है। वो दिख रहा है वहाँ पर। लेकिन जिनकी सोच वोट तक ही सीमित है, उनके लिए अयोध्या का भव्य आयोजन उनकी सियासत के लिए माकूल नहीं है और इसीलिए ये कन्फ्यूज़न है, ये संशय है। सुनवाते हैं कुछ बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये उत्सव नहीं, ये तो गिमिक है। রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো। কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। ममता बनर्जी के बयान को आपने सुना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिन्होंने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका ही अदा नहीं की, वो श्रीराम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का महत्व नहीं समझ सकते। जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक बाबर के नाम के ढांचे को खड़ा करने का दर्द नहीं है, जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर पर घटी घटना में बिना न्यायपालिका के निर्देश के अराजक तत्वों की तोड़फोड़ पर तत्कालीन सरकार ने उचित कार्रवाई की थी। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि मंदिर का रास्ता तो गुलामी की ओर ले जाता है। बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसी गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया
षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार षड्यंत्रकारियों से, खबरदार, एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। तो आपने ये सारे बयान तो सुन ही लिए। करेंगे इसी पर आज की खास चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौटकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले जाने पर हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि खास चर्चा हम करने वाले हैं, और ख़ास चर्चा यही है कि क्या ये जो प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में जो कार्यक्रम है इसको लेकर के विपक्ष बिल्कुल दुविधाग्रस्त है, संशय में है, इसीलिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे साथ SN सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ में विजय कौशिक जी जो कांग्रेस के नेता हैं। तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत SN सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और मैं विनोद जी से चर्चा को बढ़ाता हूं, और एकदम छोटा सा सीधा सवाल विनोद जी, क्या ये जो विरासत के साथ विकास का दौर है इसमें हमारी कुछ पार्टियां, कुछ नेता तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं क्या? लाल जी, बिल्कुल आपने जो सही बात कही है कि ये विकास के साथ विरासत का ये दौर है। आप ये कह सकते हैं ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि आप देखिए कि ईसा पूर्व 2000 साल पहले का ये संगम लिटरेचर है, इस देश की एक थाती है। आप कह सकते हैं कि समृद्ध परंपरा और सनातन की परंपरा की वो सबसे बड़ी पूंजी है संगम लिटरेचर, जिसका नाम लोगों ने सुना होगा। और उसके कई टेक्स्ट में अगर राम की चरित्र की बात होती है, राम की बात होती है, राम की उन सारी घटनाओं की बात होती है, तो आप ये देख लीजिए कि सनातन की उस परंपरा को और उसकी जड़ को आप देखिए कि जब उस संगम के उस पीरियड में, उस लिटरेचर में उसका मेंशन है, वो एक सिविलाइजेशन है जो भारत की सनातन और सनातन संस्कृति का एक जो व्यापक उसका रूप है उसको दर्शाता है। तो राम से इनको दिक्कत है या राम मंदिर से दिक्कत है, यही समझने में उनको कंफ्यूजन है। राम एक आदर्श पुरुष है, ये आदर्श पुरुष इनको किस रूप में समझने की जरूरत है कि राम इस देश की पहचान है, राम इस देश की आत्मा है। और राम जब ये संस्कृति की बात करते हैं तो ये इस मंदिर को में लाने के साथ ही तो इनके साथ में शुरू हो जाता है कि तब उसका एक सेकुलर कैरेक्टर का जो उनका अपना एक ढोंग है वो उसके साथ में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। 550 साल लगे हैं इस राम जन्मभूमि पे रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने में। 550 साल दुनिया के शायद किसी इतिहास में नहीं होगा जो अयोध्या राम को लेके, जो पूरा दुनिया राम को लेके अयोध्या को जानती है, वहाँ अगर राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में 550 साल का संघर्ष है, हजारों लोगों की कुर्बानी है, और वहाँ आप अगर एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भव्य आयोजन हो रहा है तो उसमें कांग्रेस को चाहे दिक्कत है या सपा को दिक्कत है या RJD को दिक्कत है, ये बात लोग अब जान रहे हैं। इस दिक्कत की वजह क्या है? तो सवाल इस चीज को है कि आप इस ऐतिहासिक परंपरा, सनातन संस्कृति और इसकी पहचान को जो इतने दिन से आप इसको झुठलाते रहे, एक नैरेटिव में इसको लाते रहे, इसको कभी संविधान में लाते रहे, इसकी कभी और व्याख्या करते रहे, तो इन सारी व्याख्याओं का ये जवाब है कि आज इस भव्य आयोजन पे देश और दुनिया में जो आप उल्लास देख रहे हैं, जो आप खुशी देख रहे हैं, आप देखिए कि पूरी दुनिया में आप अमेरिका में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, राम मंदिर के 22 तारीख के आयोजन के लिए वहाँ एकदम रोड शो हो रहा है। वहाँ इतने बड़े बड़े शो का आयोजन किया जा रहा है कि उस दिन का वो लाइव सीधे कहाँ देख सकते हैं। देश के लाखों मंदिरों में इस तरह का आयोजन हो रहा है कि 22 तारीख की इस भव्य जो आयोजन है उसको किस रूप में लोग देख सकते हैं। और इस भव्य आयोजन को आप झूठा करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए ममता बनर्जी कहती है एक तो एक गिमिक है, आप उसको नाटक बताते हैं। आप बता सकते हैं क्या दूसरे धर्म के लिए? आप ये रामचरितमानस के लिए बात जो चंद्रशेखर खुल के कहते हैं और मंदिर उनको गुलामी का रास्ता दिखता है, तो क्या वो दूसरे मजहब के लिए ऐसी बात कर सकते हैं?
तो अगर आप दूसरे मजहब के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवाल उठेगा। इस हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोगों की एक आस्था है, राम आपके लिए भगवान हो न हो, लेकिन इस देश के पुरखा है, इस देश के आदि पुरुष है, ये इस देश की धारणा है, ये भावना है, आप उसको एक झूठा करा दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो जिस धारणा और उत्सव की बात आप कह रहे हैं ना, इसमें सभी तरह के लोग, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। और मज़े की बात यह है कि जो विपक्ष डरा हुआ है ना कि अगर वहाँ जाएंगे तो मेरा ये वाला वोट खिसक जाएगा, उनको ये देखना चाहिए कि इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, सभी लोग इस उत्सव में शामिल हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों संशय। विजय कौशिक जी, क्या दिक्कत है? हालांकि अभी कांग्रेस ने देखिए साफ नहीं किया है कि उनके बड़े नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग ने जो कहा, कांग्रेस कहीं उस रास्ते पर न चलने पड़े। और केरल कांग्रेस ने तो इस बारे में सलाह भी दे दी है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप उन नेताओं में से हैं जो आप उचित बात करेंगे, और मुझे लगता है कि कहीं आपकी सलाह ये होगी कि जाना चाहिए वहाँ। विजय जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा था मैंने पार्टी हाई का नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, धर्म हमारे देश का मूल आधार है। किसी भी इंसान के जीवन का, संस्कृति का, देश का अगर मूल आधार ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर हमें मुस्लिम लीग के हिसाब से चलना है तो फिर हमें पाकिस्तान में जाकर राजनीति करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एकदम बहुत सटीक बात कही आपने, बहुत सटीक बात। बड़ी सीधी सी बात है, जब ये देश आजाद हुआ था तो हम सोमनाथ मंदिर की ही बात ले लें, उसका जीर्णोद्वार जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कराया गया। कांग्रेस में दो पक्ष जरूर बने रहे। भाई, एक पक्ष का ये कहना था कि भाई सरकार को जो है इस तरह के मामलों में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, जनता। अब नेहरू जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कौशिक जी? मोटे तौर पर जवाहरलाल नेहरू। अब सीधे नेहरू जी को बोलिए कि उनको हिंदू से प्रॉब्लम था, उनको लगता था कि सोमनाथ मंदिर का अगर उद्घाटन हो गया तो देश का हिंदुत्व जाग जाएगा। विनोद भाई, विनोद जी, कांग्रेस पार्टी को या जवाहरलाल नेहरू जी को कतई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आने वाली पीढ़ियों को कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे कि भाई सरकार ने जो है IIT निर्माण का पैसा जो है या एम्स निर्माण का पैसा मंदिर निर्माण में लगा दिया। तो वो ये संदेश नहीं देना चाहते थे, लेकिन मंदिर निर्माण वो भी चाहते थे क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती थी। यहाँ ये बात जरूर जोड़ दूं विजय जी, यहाँ ये बात जरूर जोड़ दूं कि राम मंदिर के निर्माण में सरकारी पैसा एक पैसा भी नहीं लग रहा है। जो श्रद्धालुओं ने दान दिए हैं, चंदा दिए हैं, उससे राम मंदिर बन रहा है। जी, मेरी बात तो सुन लीजिए जी। भाई, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया। भाई, क्यों कराया? भाई, कांग्रेस जब तक अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी रही, इस देश में सिर आंखों पर बिठाया, और कहीं ना कहीं आज भाजपा के नैरेटिव में फंसकर अगर हमारी कांग्रेस अच्छी बात है, लेकिन ये भटकाव कहां से आया विजय जी? जब राम के अस्तित्व को नकारने लगे, जब सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारने लगे, तो ये बीच में भटकाव कहां से आया? लाल सिंह जी, देखिए, बात यह है कि सच्चाई तो यह है कि देश को नेतागण नहीं चला रहे, प्रशासनिक व्यवस्था चला रही है। ये प्रशासनिक अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं। अभी पिछले वर्ष राम सेतु के मुद्दे पर खुद बीजेपी सरकार की तरफ से जो कोर्ट में जवाब दिया गया, उसमें ये कहा गया कि राम सेतु मानव निर्मित है, इसका कोई सबूत नहीं है। यानी कि खुद भाजपा सरकार ये मानती है। लेकिन राजनीति आप देखिए, एक तरफ तो कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो आरोपी बताए जाते हैं, उनको मरणोपरांत मोदी सरकार पद्मश्री से सम्मानित करती है। अच्छा, ठीक है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। नहीं, दूसरी तरफ राम भक्तों की बात करती है। देखिए, बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू है। ठीक है, तो बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं ही हमारे साथ। बड़ी सीधी सी बात है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। और हिंदुओं के प्रशंसक भी बने हुए हैं। ठीक है विजय जी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमारी तरफ से प्रतिनिधि जाना चाहिए, हमारे नेताओं को जाना चाहिए। मैं जानता था कि आप जरूर ये विचार रखेंगे। ठीक है, मैं आपने जो बातें कही हैं उस पर हम सीधा वही सवाल मैं एसएन सिंह जी से पूछूंगा, और साथ में ये भी पूछ लूंगा एसएन सिंह जी, क्या आपने विपक्ष के नेताओं को कुछ फंसा दिया है क्या? क्योंकि जिस तरह की संशय की स्थिति विपक्ष के नेताओं में, दलों में दिखाई पड़ती है एसएन सिंह जी, ऐसा लगता है कि आपने कुछ इन लोगों को, मतलब ऐसा मूवमेंट बनाया कि ये लोग फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। एसएन सिंह जी।
देखिए, हम शुरू से कहते हैं, विजय जी ने भी सवाल किया और जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है और आपके सवाल, तीनों पे चर्चा करते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को ये लोग मानते नहीं है, राम को मानते नहीं, रामायण को मानते नहीं, रामेश्वरम को मानते नहीं तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कई लोग सगुण रूप में देखते हैं भगवान को, कोई निर्गुण रूप में देखता है, कोई बाल रूप में देखता है, कोई धनुष प्रिय देखता है, कोई वनवासी राम को देखता है, कोई राजा राम के रूप में देखता है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किस किस रूप में भगवान राम को देखी। लेकिन आप अच्छी बात है, सुनील जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, जाना चाहिए। भगवान राम तो सबके हैं और राम नर नहीं, नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज विश्व भगवंता व्यापक अजित अनाद अनंता। मतलब वो ब्रह्म है। आप साकार मानिए, निराकार मानिए, गाली दीजिए, अच्छा करिए, जो भी करिए, लेकिन मैं तो एक छोटा सा विजय जी सवाल पूछूंगा। पूरी दुनिया मानती है, दुनिया के सभी लोग मानते हैं कि ये राम और कृष्ण का देश है भारत। और भगवान राम जिस अयोध्या में पैदा हुए थे, जो राम की जन्मभूमि, उस जन्मभूमि की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी क्यों लड़ेगी? संपूर्ण भारत के लोग लड़ रहे थे और वैधानिक तरीके से लड़ रहे थे। तलवार की ताकत ने उसको खंडित किया और कलम की ताकत ने उसको दे दिया। आपने पूछा भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में ले आती है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें कुर्बान होती हैं और कांग्रेस के नाते भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब को 36 घंटे में जेल रहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के ही 22 नेताओं पर मुकदमा दर्ज होता है और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में ले आती है। और भारतीय जनता पार्टी आज स्टेट पर अभी भी कायम है कि मंगल भवन है, मंगलहारी। ये मंगल के भवन है भगवान राम और अमंगल को हरने वाले हैं। निश्चित तौर पे हम भगवान को ऐसा मानते हैं, हम कोई राजनीति नहीं करते, लेकिन हम अपने मित्र से कहेंगे ये कांग्रेस को सोचना होगा कि भारत भूमि जो देव भूमि है, पुण्य भूमि है, राम भूमि है, वहां आप भगवान राम की सत्ता कोई नहीं मान रहे। गांधी जी हे राम कहते हैं, लेकिन झूठे गांधी लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान राम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं आज जी, लौटता हूँ एसएन सिंह जी, आपकी बात आ गई है। 10 सेकंड में कीजिए पूरी कीजिए। 10 सेकंड में ठीक। देखिए विजय जी, हम तो अनुरोध करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, हम सब के, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा आप सभी लोग आइए, कण कण में राम है, आप राम को मानिए। आप सनातन को गाली क्यों देंगे? गाली देकर आपको क्या मिलेगा? और अब भी हम कहते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विचार। अगर भगवान की शरण में कोई चला जाता है वो दोष मुक्त हो जाता है, बेशक वो गाली दिया हो, अच्छा कर्म किया हो, बुरा कर्म किया हो। लेकिन अभी भी कांग्रेस के लोगों का जो बीच में बयान आ रहा है, मौका दे रहे हैं कि भाई अगर कुछ गलती की है तो पश्चाताप आके कर लें। ठीक है विजय जी, आप कुछ काउंटर करना चाहते थे, आपका छोटा सा काउंटर दीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। बड़ी चौपाइयां सुना रहे हैं भाजपा के नेता यहाँ चैनल के माध्यम से। आप भी कुछ चौपाई सुना दीजिए। नहीं, और वही जो राम रची राखा, तो भगवान राम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है। निश्चित तौर पर भगवान राम चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी तो हम जरूर दर्शन करेंगे। और अयोध्या में ऐसी बात नहीं है कि केवल बीजेपी के लोगों ने ही दान दिया है, कांग्रेस के लोगों ने भी दान दिया है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। वो किसी की बपौती नहीं है। ठीक, राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। आपकी बात समझ में आ गई। विनोद जी, क्या कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ और भी कई पार्टियों के साथ ये दुविधा है कि केरल से मुस्लिम लीग जो आवाज़ उठाती है, उस आवाज़ के दबाव में आ जाती है? क्या अगर उस आवाज़ के दबाव में पार्टियां आती हैं, नेता आते हैं, तो इसे हम विपक्षी दलों, विपक्ष के बड़े नेताओं की कमज़ोरी के तौर पर ना देखें कि केरल से मुस्लिम लीग आवाज़ उठाती है और ये लोग दबाव में आ जाते हैं? जबकि देखिए विजय कौशिक जैसे भी नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस दबाव में नहीं आना चाहिए। मुस्लिम लीग का वो पक्ष इतना बड़ा नहीं मानता हूं, क्योंकि मुस्लिम लीग का पक्ष इतना मजबूत, केरल में वायनाड में राहुल गांधी को जीतना है या हारना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग के साथ में उनका तालमेल हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उनके कहने से कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है। विजय जी की पार्टी, वो मैं जानता हूँ कि वो पार्टी में ऐसा दबाव बनाने के लिए, हाँ, राहुल गांधी उस दबाव में आ सकते हैं, क्योंकि वायनाड बगैर मुस्लिम लीग के सपोर्ट के वो नहीं जीत सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो विजय जी कह रहे थे, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। विजय जी याद होगा 2014 में नॉमिनेशन करने गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस में, तो उन्होंने ये बात कही थी, तब आप उस बात को सीरियसली गंभीरता से नहीं लिया था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया। तो जो माँ गंगा ने बुलाया है, वो सिर्फ माँ गंगा बनारस में इलेक्शन के लिए नहीं बुलाया था, ये पुनर्जागरण के लिए बुलाया था।
और उन्होंने ये दिखाया। हाँ। जो बनारस का आप एक कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, आज भव्यता राम मंदिर का देखिए कि वहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों का आना जो उस समय से शुरू हुआ वो 19 करोड़ तक पहुंचा है। और आप अंदाजा कीजिए जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे कल आज से शुरू हो गया अयोध्या का, और वहाँ भव्य जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, वहाँ जो जिस तरह से अभी विस्तार हो रहा है अयोध्या का, आप कल्पना कीजिए अयोध्या एक शहर नहीं रह गया, अयोध्या एक देश नहीं का हिस्सा नहीं रह गया, अयोध्या एक इंटरनेशनल सीन पर मैप पे वो सबसे ऊपर है आज। बेशक। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा रहे हैं कि ये देश में जो वैभवता है उस पर, इसका सांस्कृतिक वैभवता को किस रूप में और कहां तक पहुंचा है, ये आप समझ ही नहीं पा रहे। एक सवाल मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। आपको हड़बड़ाहट क्या है इस पार्टी की कि आपने राम मंदिर के जब भव्यता की बात हो रही, 2 मई जो पूरे देश में जो एक माहौल बना है, राममय माहौल की उत्सुकता बढ़ी है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हुई है। ये किस लिए है? ये जब आप दूसरे के बात कहते हैं तो शायद इस सवाल को भी सुनिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अचानक 14 जनवरी से शुरू हो जाती है, उसके पीछे का मंशा क्या है? उसके पीछे का मंशा यही है कि कल आप ये कहेंगे कि हमारे लीडर तो उस यात्रा में जुड़े हुए थे, और उसके साथ साथ आप ये चाह रहे हैं कि टीवी का जो फुटेज सब भव्य राम मंदिर का जो जा रहा है उसमें राहुल गांधी का भी फुटेज दिखे कि वो न्याय यात्रा पे है। तो ये सब बहानाबाजी आज के दौर में नहीं चलेगा। आज के दौर पे जो आपकी शिकायत है, मैं पूरी बात कर लूं, आपकी दौर पे जो शिकायत है, आपके नेता चाहे वो जयराम रमेश हो या जो भी छोटे बड़े नेता, वो कहते हैं मीडिया में हमें कवरेज नहीं मिल रहा है। मीडिया में आपका कवरेज क्या, आप राम के इतर बात करेंगे तो ये देश अभी सुनने के लिए तैयार है क्या? ये मीडिया कोई ऐसा नहीं सुना रहा है जो अपने तरीके से थोप रहा है। देश का मूड, देश का जनमानस अभी सिर्फ ये सुन रहा है। उसकी जो भव्यता और जो अलौकिक वहाँ पे चीजें हो रही है, इतिहास का गवाह बनना चाहता है। हर आदमी वहाँ पे अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, आप उसको एक उल्टी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। रही बात कि जब आप कह रहे थे कि कांग्रेस की श्रद्धा और भक्ति, आपके नेता प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी कई बार गए हैं अयोध्या के रूट से, हनुमानगढ़ी से आगे नहीं बढ़े हैं। आप बता दीजिए किसी नेता का नाम, चाहे वो कांग्रेस में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बड़े नेता हो, जो एक बार हनुमानगढ़ी से आगे जाके उन्होंने राम मंदिर की तरफ कभी झुका हो जन्म भूमि की तरफ। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि जनमानस की स्मृति में नहीं है। आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ, आप ही को जवाब देना है, आप ही को जवाब देना है विजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। ये सवाल जो विनोद जी ने उठाए हैं, ये सवाल तो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कांग्रेस ने निश्चित तौर पर इस बीच में ऐसा दौर दिखाया है, ऐसा व्यवहार दिखाया है आपके बड़े नेताओं ने भी, कि इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। दीजिए जवाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हनुमान जी ने ही रोका हो कांग्रेस के नेताओं को, ये इंटरेस्टिंग, रोचक, बिल्कुल रोचक। और यही कारण है कि अगर हम हनुमान जी के हिसाब से चले तो कर्नाटक में हमें विजय मिली, हनुमान जी ने मोदी जी का साथ नहीं दिया, जबकि राम भक्त हनुमान है, हनुमान राम के बगैर पूरा नहीं होते। आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आ रहा हूँ, फिर आप काउंटर कीजिएगा। एसएन सिंह जी आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। देखिए विजय जी, हनुमान जी तो राम के भक्त है। हनुमान जी तो कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने आपको ये प्रेरणा नहीं दी कि आप सनातन को गाली दीजिए। हनुमान जी ने आपको ये प्रेरणा नहीं की कि जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो सबका खड़े किए जाते हैं। ये जो बात आपने उठाई ना एसएन सिंह जी, मुझे विजय जी से इस पर पूछने दीजिए। विजय जी, एक बात बताइए कि विपक्ष के कई नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हों, कैसे कैसे बयान देते रहते हैं, और डीएमके कैसे कैसे बयान देती रहती है, बताइए तो। मैं एक छोटी सी शुरू होती है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी खुदाई को रुकवाने का क्योंकि वो जानते हैं हम ये काम कर देंगे तो जो मजहबी तुष्टीकरण का कार्य कांग्रेस करती थी, ये सारा कार्य मजहबी तुष्टीकरण के नाते हुआ। ठीक ठीक, एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास, दीजिएगा जवाब। पहले विजय जी का जवाब आ जाने दीजिए। गाली दे रहे हैं तो तुष्टीकरण करवाएं क्या? ठीक, विजय जी आप अब पूरी कीजिए। क्या कांग्रेस में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है क्या बेवकूफ है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारी पार्टी को मालूम नहीं है क्या केवल मुस्लिमों के वोट से क्या हम कभी जीवन में सत्ता में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अरे हमारी पार्टी ने हिंदुओं को हमेशा प्राथमिकता दी है, हिंदू धर्म हमारी प्रायोरिटी रहा है। लेकिन एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या थी साल 2014 में विजय जी साल 2014 में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, याद है ना?
राहुल गांधी जी का एक बयान सुनिए। राहुल गांधी जी अगर हमारी पार्टी के कुछ नेताओं हमें एक बार हिंदू और हिंदूवाद निकालना है, उनको छोड़ दीजिए। दिग्विजय सिंह का बयान, विजय जी एक बार रुकिए, अब एसएन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे। हिंदू धर्म को नहीं मानने का बयान देख लीजिए। भगवान राम की एक मिनट विजय जी रुकिएगा, विजय जी रुकिएगा जरा, एसएन सिंह जी को पूरी कर। हाँ एसएन सिंह जी आप पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी का एक बयान है, आप चाहे तो अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं हमें एक बार इन हिंदू और हिंदूवादियों को बाहर निकालना है। राहुल गांधी जी ने कहा 26/11 की घटना हो रही है, सभी लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी आए हुए हैं, लेकिन हिंदुओं को आतंकवादी कहना, सबसे पहले इंदिरा गांधी के समय में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में साधुओं को बुलाकर गोलियों से भून देने का कार्य, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने का कार्य, और धर्म और मजहब के नाम पे तुष्टीकरण का कार्य तो हमेशा से की। मैं कहता हूं कि आप हिंदू धर्म के हैं, लेकिन लाचार हिंदू धर्म के हैं जिनको भगवान राम की सत्ता पर सवाल उठाना था, रामेश्वरम पर सवाल उठाना था, और गाली देते ही आपका वोट बढ़ना था, इस नाते आप कार्य कर रहे थे। मारीच भी नहीं चाहता था कि हम सोने का हिरन बने, लेकिन 10 सेकंड दीजिए, मारीच भी नहीं चाहता था कि हम सोने का हिरन बने जब रावण उसके पास गया, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि वो भगवान राम यहाँ पे है। वो कह रहा है, बहुत राधे श्याम रामायण में लिखा है, हे तन क्यों नहीं निकल जाता, सब भात मौत जब आई है, इस ओर गिरूं तो गड्ढा है, उस ओर गिरूं तो खाइए। अब यही हालत कांग्रेस की हो गई है, गए तो भी गए और नहीं गए तो भी गए, और ये मानकर चलिए कि हर हालत में कांग्रेस मतलब गए और गए। ठीक है, अब इनकी बात आपने कहा कि देखिए कांग्रेस हिंदू विरोध में नहीं रही है, उन्होंने कई तरह की चीजें गिना दी, और ये बात भी सच है। देखिए एंटनी कमेटी की रिपोर्ट हम लोग जानते हैं ना, 2014 में उन्होंने क्या बताया था कि लोगों में ये मैसेज चला गया है ना, कुछ ऐसा व्यवहार रहा, कुछ ऐसे बयान रहे, तो कैसे कांग्रेस इससे निपटेगी? देखिए कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही थी वो ये रही थी कि यहाँ के लोग इतने सक्षम हो कि हर घर में प्रभु श्री राम का मंदिर हो। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाजपा के नैरेटिव में फंसकर हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी की छवि कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्त बना दी। अरे राहुल गांधी जी कुछ नेता हैं, मोदी जी ये कहते हैं, गांधी जी कुछ नेता हैं, जवाहरलाल मुसलमानों के बंटाधार की जिम्मेवार कांग्रेस है। मुसलमान जो है कांग्रेस के कारण। एसएन सिंह जी, अब विजय जी की बात आ जा रही है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी जाति को प्राथमिकता नहीं दी, केवल हिंदू और हिंदुत्व को। अच्छा ठीक है, चलिए आपका ये दावा है और देगी निश्चित तौर पर, आपका ये दावा है और आपकी सलाह भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता शायद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे। विनोद जी एकदम छोटी सी टिप्पणी मुझे करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जाएंगे? मुझे अच्छा लगा, विजय जी बहुत बैलेंस बात करते कभी कभी जो है हम लोगों को एकदम हेडलाइन भी दे देते हैं। हाँ। लेकिन विजय जी दिक्कत यही है कि आपकी पार्टी में जो पार्टी के कार्यकर्ता की भावना है, लोगों की जनभावना है, उसकी कहीं पे वो सुनवाई नहीं बैठ रही है। सही बात। और वो आप क्या सोच रहे हैं और आपके नेता, शीर्ष नेता क्या सोच रहे हैं, हाँ। दोनों में इतना गैप है कि ये बात देश को यही कंफ्यूजन में डाले हुए है। ठीक है, आप कंफ्यूजन में इसलिए विजय जी इस चीज को स्पष्ट करते हुए देखिए कि अखिलेश यादव पिछले 1 हफ्ते से ये कहते हुए सुन रहे थे हर में कि जब कभी मुझे निमंत्रण दिया जाएगा तो हम जाएंगे। आप कह रहे हैं किसी अरे गरे से निमंत्रण नहीं लूंगा, सबको है, सबके है, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। और जब उनको निमंत्रण दिया गया है तो वो कह रहे हैं कि हम अरे गहरे नया बहाना बना रहे हैं। सही बात। तो ये अरे गहरे की बात जब आप करते हैं ना, तो सीधे सीधे आप देखिए कि उसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एक दूत के रूप में जो निमंत्रण उनको मिल रहा है, आप उसको अरे गहरे न बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि सनातन संस्कृति और परंपरा को लेकर उनके मन में क्या इज्जत है। ये विजय जी इसको सीखने की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है विपक्ष के नेताओं को, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को समझेंगे और सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे और इस बात को भी समझेंगे। समाज का हर एक वर्ग इसमें शामिल हो रहा है, ये भी तो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए, विजय कौशिक जी आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए। थैंक यू। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि मालदीव में किस तरह से वहां की सरकार फंस गई है, क्योंकि उनके मंत्रियों का ऐसा ही व्यवहार रहा है। करेंगे इस पर चर्चा। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है,
टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब एक और बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं। मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मालदीव सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। तो ये किरकिरी इसलिए हो रही है क्योंकि वहां के मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी। मालदीव के मंत्रियों ने दरअसल पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों पर इन मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी। बाद में डिलीट भी किया था, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मालदीव के मंत्रियों की इस अभद्रता पर पूरे भारत में रोष है और भारत में तो कई नामचीन हस्तियां खुलकर सामने आ गई हैं विरोध जताने के लिए। मालदीव सरकार ने बढ़ते दबाव के मद्देनज़र तीनों मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन वहां अंदर में ही मालदीव में ही उनकी पूरी तरह से बर्खास्तगी की मांग उठ रही है। मालदीव में विपक्ष ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को बताया है कि भारत से कितना सहयोग मिला है और भारत से रिश्ते का क्या इतिहास रहा है। ये सब कुछ याद दिला रहे हैं वहाँ पर विपक्षी दल। भारत को देश विदेश से मामले पर भारी समर्थन मिल रहा है और कई दूसरे देश भी खुलकर साथ आ गए हैं भारत के साथ और मालदीव को लताड़ लगा रहे हैं। मालदीव सरकार फिर घुटनों पर दिख रही है और भारी दबाव के बीच चर्चा ये है कि जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो अब भारत आना चाहते हैं, भारत के दौरे पर मुइज़्ज़ू। लेकिन भारत में ही विपक्ष के कुछ नेता और कुछ लोग भी अलग राग आलाप रहे हैं, अलग सुर में अपनी तान छेड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोगों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरों पर सवाल उठा दिए थे। जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ने देहाती औरत कहा था, याद कीजिए, शर्मल शेख में, तो उस समय गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी और पूरा साथ दिया था केंद्र सरकार का। उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपने प्रधानमंत्री का किसी भी विदेशी के द्वारा कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस समय का विपक्ष गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखा रहा है। कुछ लोग देश भर से एक सुर निकलना चाहिए था इस मुद्दे पर, दुर्भाग्य है कि नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कोई हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे सबक तो सिखाना चाहिए। और कोई हमारे सॉवरेंटी को धक्का दे रहा है, कोई अगर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, कोई अगर अपने जो हमारे सुरक्षा के लिए धक्का है, तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ बातों से बनती है और एक दूसरे के बातचीत से होती है, तो ऐसे में हम चुपी झगड़ा कर लेके एक दूसरे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज़्यादा चर्चा के लिए। सबसे पहले तो अमृत, आपसे यही जानना चाहूँगा कि मालदीव में जिस तरह से वहाँ की सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है और सस्पेंड तो किया है तीनों मंत्रियों को, बर्खास्तगी की मांग उठ रही है और विपक्ष ये याद दिला रहा है कि ज़रा याद करो कि भारत के साथ कैसा रिश्ता रहा है और भारत ने मालदीव का किस तरह से सहयोग दिया है। क्या मालदीव सरकार अभी पूरे दबाव में है, अंदर से भी और बाहर से भी, इंटरनेशनली भी?
मोइजू की कैबिनेट के मंत्रियों ने, हालांकि उनके डिप्टी मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, फिर उनको सस्पेंड करना पड़ा, उनके फॉरेन मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी पड़ी और कहा कि ये अनकॉल्ड फॉर हैं ये रिमार्क्स। जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन के जो नेता हैं उन्होंने सवाल उठाया, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट मोइजू के इस्तीफे की मांग कर दी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की मांग कर दी, उनकी इन मंत्रियों की स्टेटमेंट्स को रेसिस्ट कहा कि इंडियन लोग हमारे दोस्त हैं, सदियों से हिस्टोरिकल टाइज हैं। मारिया दीदी जो उनकी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत तो हमारा 911 है। 911 आप जानते हैं कि अमेरिका की इमरजेंसी लाइन है, जैसे हमारे यहाँ 100 नंबर होता है, यहाँ 112 नंबर होता है, कि जब भी वो इमरजेंसी में गए हैं उन्होंने भारत को डायल किया, क्योंकि भारत उनके सबसे नज़दीक जोग्राफिकली है, कल्चरली है, हिस्टोरिकली है, लोग एक हैं। कई मालदीवियंस लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर रहते हैं, मतलब मालदीवियन ओरिजिन के लोग, तो हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हैं। आप देखिए ना, मालदीव के एक द्वीप से ये मात्र 70 नॉटिकल माइल्स दूर है, या इंडियन मेनलैंड से 300 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो भारत लगातार ये उनकी डेवलपमेंट स्टोरी का हिस्सा रहा है, और ये जो स्टेटमेंट्स वहाँ आ रही हैं उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली ने, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने, तो कईयों ने ये सवाल उठाया है। वहीं जैसे आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल ने कहा कि हम लक्षद्वीप में जो सैलिनेशन प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में तेजी लाएंगे। फिर वहीं चाइना, जिसको कहा जाता है कि इंडिया का राइवल है, और मोइजू, ये भी वाकई जी मोइजू साहब इस वक्त चाइना में हैं जब हम बात कर रहे हैं, और वहां भी गुहार लगा रहे हैं कि आप और टूरिस्ट भेजें और हमारा डेवलपमेंट पार्टनर बने। उनके ग्लोबल टाइम्स का आप एडिटोरियल पढ़ें तो वहां क्लियरली वो कहते हैं कि हम इसको जीरो सम गेम देखते हैं, कभी भी हमने इनकरेज नहीं किया है। समझदार देश, कोई भी समझदार देश ऐसा ही बात करेगा। फिलहाल शुक्रिया अमृत, समय की कमी है, लेकिन ये बात बिल्कुल लग रहा है कि मालदीव की सरकार अंदर बाहर दोनों तरफ से घिर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब हम बात करेंगे कि जो नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला रेलवे वाला है, उसमें जो चार्जशीट आई है, तो क्या क्या उसका असर हो सकता है। रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, और ये मुश्किल इसलिए बढ़ी है क्योंकि कुछ नए नाम भी लालू परिवार से इसमें शामिल किए गए हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये तो हैं ही। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, और अब इस पर 16 जनवरी को अदालत में सुनवाई भी होने वाली है, यानी करीब एक हफ्ते के बाद। ईडी ने नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, और इस चार्जशीट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम, मीसा भारती का नाम, हिमा यादव, लालू यादव की एक और बेटी हैं, उनका नाम, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल के नाम हैं। ये सब नाम इस चार्जशीट में शामिल हैं। ईडी की इस चार्जशीट में 2 फर्मों पर भी आरोप लगाया गया है, और कुल 16 आरोपी इस चार्जशीट में बनाए गए हैं। ये जो चार्जशीट दाखिल हुई इसमें कुल 16। तो बीजेपी के नेता सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ, उन्होंने तंज किया और कहा कि तेजस्वी के जेल जाने के बाद ही नीतीश कुमार लगता है इस बार बोलेंगे। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुशील मोदी? क्योंकि इससे पहले साल 2017 में यही मामला था, और इसी मामले में तेजस्वी के ऊपर आरोप लगाकर नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ एक बार फिर से जा मिले थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, तो सवाल भी उठ रहे हैं। और इस मामले के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं बैकग्राउंड, कि ये यूपीए सरकार के दौरान जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री होते थे केंद्र में, तो उस दौरान ये घोटाला हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ऐसे आरोप हैं। तो इस मामले पर हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर अपने संवाददाता से चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
स्वागत है ब्रेक के बाद। कुमार आलोक हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं, वही जो नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है ईडी ने, उसी मामले पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कुमार आलोक का दो पहलू हैं। एक तो ये कि इसमें देखिए कुछ नए नाम आए हैं, जैसे हिमा यादव का नाम आया है, तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं। दूसरा ये सवाल उठ रहा है कि यही तो मामला था, वही लोग थे 2017 में नीतीश उन्हीं की बात कह करके तो आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था और अभी बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यही जो इशू था जब नीतीश कुमार ने इसे प्रतीक्षा का प्रश्न बनाया था और उन्होंने कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, और इसी इशू पर वे महागठबंधन से अलग हुए थे और फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार उनके नेताओं का स्टेटमेंट देखिए। नीतीश कुमार तो इस मसले पर पूरी तरीके से चुप है, लेकिन उनके विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं, खास मंत्री हैं उनके नीतीश कुमार के, उनका स्टेटमेंट देखिए कि वही लोग जब पूरा फौज उस दौर में 2017 के दौर में, पहले नीतीश कुमार वहां भी नहीं कुछ बोल रहे थे, चुपचाप थे, लेकिन उनकी जो फौज थी वो लगातार हमला किए जा रही थी और आरजेडी कुछ नहीं बोल रहा था। आरजेडी के प्रवक्ताओं को यह निर्देश दे दिया गया था कि आपको कोई इंटरवेन नहीं करना है, जदयू के प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए। नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन हुआ क्या जो आपने देखा। और अब वही विजय कुमार चौधरी क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ दोष लगाने से, आरोप पत्र दाखिल हो जाने से कोई आरोपी नहीं होता। और ये आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा मैं आपको पहले ही बताऊं कि हवा बनाई जाती है। अपने प्रवक्ताओं से नीतीश कुमार बुलवाते हैं, अपने छोटे नेताओं से बुलवाते हैं, खुद नहीं कुछ बोलते, खुद वो एक्शन सीधे ले लेते हैं जब लोगों को पता चलता है कि या तो उन्होंने भाजपा गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया और या तो जो आरजेडी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जिस तरीके से ईडी के जो सवाल है या ईडी जब बुलाती है तो नहीं आ रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो तेजस्वी हो, तो एक तरह से तेजस्वी अपने बिहार में वही छवि पेश करना चाहते हैं जब लालू यादव को पशुपालन घोटाले में। ठीक, समय की कमी है, जरूर इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जुड़ने के लिए इस खबर पर, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। हेलो, राजनीति की चाल से